वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। चैप्टर नंबर 3 तक हो गया है। यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 4 है एंड आई गेस 5 शायद है, हाँ 5 भी है। तो चैप्टर नंबर 4 जब हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट 2 में फाइनेंसिंग डिसीजन है। चैप्टर 3 इन्वेस्टमेंट डिसीजन था, चैप्टर 4 फाइनेंसिंग डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने कैपिटल बजटिंग के बारे में सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, कैसे कैपिटल फॉर्म, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, क्या तरीके होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट सही है नहीं है निकालने के, और कैश फ्लोज पढ़े थे। जब फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करेंगे तो मेरा ही ब्लॉग पोस्ट है ये, ठीक है। तो उसमें हम कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे कि मतलब फाइनेंस, देखो इन्वेस्टिंग में हम कहाँ इन्वेस्ट करें जो पैसे हमारे पास हैं, और फाइनेंसिंग में कि हम पैसे लें या दें। ठीक है, मतलब बोरो करें या फिर लेंड करें, ये डिसीजन होती हैं, ये दो फैक्टर्स होते हैं। और जब हम इन्वेस्टिंग की बात करेंगे तो कैपिटल जो हमारे पास है वो हम किस प्रोजेक्ट में लगाएं। तो जब हम फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं तो या तो हमें पैसा देना है उधार, या फिर हमें उधार लेना है। या तो हमारे पास कैपिटल ज़्यादा है या फिर हमारे पास कैपिटल कम है। तो हम इस चैप्टर में कैपिटलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन, और साथ साथ हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन की कि व्हाट इज कैपिटलाइजेशन, तो देखो कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट ऑफ मनी या फिर वो पैसा जो हमने अपने बिजनेस में लगाया हुआ है। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन ना इसी का एक्सपांशन है। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ फंड अटेन्ड बाय अ कंपनी थ्रू डिफरेंट सोर्सेज टेकन ऑल टुगेदर। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास 1 लाख था, हमने 1 लाख लगाया और 1 लाख से ही वो बिजनेस 10 साल तक चल रहा है और पैसा लगा ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, पैसा तो लगा ना उसमें। हमने बोरो किया या एक खुद का फंड लगाया या डिबेंचर होल्ड किए, बॉन्ड होल्ड किया या बैंक से बोरो किया, कहाँ से क्या किया, वो जितने भी सोर्सेस से हमने वो कैपिटल इकट्ठा किया है अपने बिजनेस में लगाने के लिए, उन सबको जब हम एक साथ लेकर आते हैं तो उसे हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन की नीड कहाँ पे होती है? प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन के स्टेज पे जाहिर सी बात है, आपकी जब छोटी सी कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, तब इतना तामा झामा नहीं होता, स्मॉल लेवल पे होती है। पर कभी ना कभी तो वो चीज़ बढ़ेगी ना। जब बढ़ती है तो आप प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन मतलब उसको प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड के नाम पे रजिस्टर कराते हो ना, तो उस वक्त आपको कैपिटल की नीड होती है, क्योंकि कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है कंपनी रजिस्टर कराने के लिए। ठीक है, कि इतना कैपिटल आपके पास है, कहाँ से है, क्या है, कैसे है। अब उस बिजनेस को आप एक्सपांड करना चाहते हो तो भी कैपिटल लगेगा। ठीक है, अमलगमेशन करना है, एब्जॉर्प्शन करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, अमोर्टाइज करना है, जो भी कुछ करना है, हर स्टेज में आपके कैपिटल लगता है। तो ये 4 नाम याद कर लेना इन केस इफ समवन आस्क्स इन द क्वेश्चन कि नीड क्या है या फिर रीज़न क्या है। ठीक है, जब बात करेंगे कि क्या रीज़न है जो हम कैपिटलाइजेशन में चेंज करते हैं, तो देखो यूजुअली क्या होता है ना कि हमने जो फंड बोरो किए हैं या फिर जो फंड लेंड किए हैं, फाइनेंस किया है, इन्वेस्टमेंट करी है, खुद से लगाए हैं, दूसरों के लिए हैं, जो भी कुछ है, वो कई बार बैलेंस नहीं होते। हो सकता है कि इक्विटी का शेयर बहुत ज़्यादा हो और बोरोड का बहुत कम हो, ओनर फंड ज़्यादा हो या कम हो, जो भी कुछ हो। तो जब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बैलेंस करना चाह रहे होते हैं तो वहाँ पे कैपिटलाइजेशन की नीड होती है, उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं ताकि ज़्यादा इन्वेस्टर्स हम अट्रैक्ट कर पाएँ, ज़्यादा लोग हमारे में इन्वेस्ट कर पाएँ। ठीक है, इन्वेस्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टर्स चाहते हैं, मान लो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इक्विटी के शेयर होल्डर्स हैं, जो एक्चुअल में कंपनी के ओनर्स हैं, अच्छा खासा अपना मेहनत, दिमाग, पैसा सब कुछ लगा रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका कंट्रोल कंपनी पर ज़्यादा हो, तो वहाँ पे कुछ बोरोड फंड को डिजॉल्व करके इक्विटी शेयर्स फिर से बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उनकी डिमांड्स, नीड और डिमांड्स को मीटअप करने के लिए जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको, जैसे मान लो हमारे पास 20 करोड़ का हमारे पास लोन फिलहाल चल रहा है, मतलब करंट लाइबिलिटी 20 करोड़ की है। हमारे पास कुछ प्रॉफिट्स हैं, अर्निंग्स हैं, कुछ शेयर्स हैं जिनके थ्रू हम उसको चुका सकते हैं, उसका एटलीस्ट 50%, 10 करोड़ चुका सकते हैं। तो हम उस 10 करोड़ को चुका के जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं उस लोन पे, उसको, उस इंटरेस्ट का खर्चा कम करके हम उसको मंथली कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेटर आउटपुट्स के लिए, बेटर रिटर्न के लिए। तो ऐसे कुछ डिसीजंस हैं जिनको हम ले सकते हैं, जिनकी वजह से हमें कैपिटलाइजेशन में चेंज करना ज़रूरी होता है, या जो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम कैपिटलाइजेशन में चेंज करते हैं। ठीक है, अब 2 थ्योरीज हैं कैपिटलाइजेशन को लेकर, एक कॉस्ट थ्योरी है, एक अर्निंग थ्योरी है। कॉस्ट थ्योरी ये कहती है कि फर्म की जो वैल्यू है ना, वो
वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसके पास कितने टोटल फिक्स्ड असेट्स हैं, अजर्ट्स लिख दिया है उसको इग्नोर कर दो, असेट्स है वो, कितना वर्किंग कैपिटल है, कितने प्रमोशनल एक्सपेंस हैं और सेटअप की कॉस्ट क्या थी। मतलब कुल मिला के टोटल शुरुआत से लेके आज की डेट तक में जिस भी तरह का जो भी कैपिटल उस कंपनी के पास है वो उस कंपनी की वैल्यू बताती है कॉस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग। पर अर्निंग्स थ्योरी क्या कहती है? अर्निंग थ्योरी ये कहती है कि जिस भी कंपनी की जितनी भी कमाने की कैपेसिटी है, जितनी भी उसकी औकात है कि वो कितना कमा सकता है, वो उस फर्म की वैल्यू बताती है। ज़रा कमेंट करना कि आपको दोनों में से कौन सी थ्योरी ज़्यादा सही लगती है, कि कमाने की कैपेसिटी कितनी है वही फर्म की वैल्यू होती है, या फिर किस असेट्स कितने हैं वही फर्म की वैल्यू होती है। ठीक है, मेरे हिसाब से अर्निंग्स थ्योरी इज़ मच मोर रेलेवेंट। आप कितना कमा सकते हो वो मैटर करता है, आपने कितना कमा के रख लिया है वो उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि हो सकता है उसकी आज की डेट में कोई वैल्यू ही ना बची हो, है ना। बात करते हैं फिर टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन की। तो मैंने आपको कहा कि आप दो चीज़ें पढ़ोगे, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। जब हम ओवर कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो ये एक ऐसी सिचुएशन है फर्म में जहाँ पे हम ज़रूरत से ज़्यादा कैपिटल होल्ड कर रहे होते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा कैपिटल है? ये तब पता चलता है कि जब जितना पैसा हमने लगा रखा है हम उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं निकाल पा रहे हैं। जैसे मान लो कि हमने 1 लाख लगा रखा है, तो मान लो 10% रेट मार्केट में चल रहा है कि 10% अगर रिटर्न मिल रहा है तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लेकिन हमने 1 लाख लगा रखा है तो हम 5,000 का ही रिटर्न दे पा रहे हैं। इसका मतलब हम तो 5% पे चल रहे हैं, तो इसका मतलब हम ओवर कैपिटलाइज्ड हैं। या तो हमें धंधे में पैसा कम लगाना है, या तो हमें स्ट्रैटेजीज चेंज करके जो रिटर्न है उसे बढ़ाना है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि ओवर कैपिटलाइज्ड है हमारी मार्केट? लार्जर इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो सेम चीज़ है कि हमने ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लॉन्ग पिक्चर, नो फुल। अब हो सकता है कि हमने अगर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है तो उसमें से हम कुछ अपने रिसोर्सेज, प्लांट या मशीनरी यूज़ ही ना कर रहे हों। जैसे मान लो 20 लाख का एक प्लांट हमने खड़ा कर रखा है, पर उसमें से हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो 20 लाख के अकॉर्डिंग उतना रिटर्न क्रिएट नहीं कर पा रहा। मतलब हमें प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं उसको, इस वजह से हम ओवर कैपिटलाइज हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रखी हो, पूरा यूटिलाइजेशन ना हो रहा हो, या फिर एक रॉन्ग पिक्चर रिफ्लेक्ट कर रही हो, जैसे जो हमने एस्टीमेट या बजट बनाया हो उसमें कुछ गड़बड़ी हो उस वजह से। ठीक है, अब होते क्यों हैं भाई? देखो, कोई भी बीमारी है उसके सिम्टम्स दिखते हैं, लेकिन सिम्टम्स कब दिखते हैं? जब हमें पता होता है कि भाई किस वजह से वो हुए। सिम्टम्स तो सामने जब वो हो जाती है बीमारी, जब ओवर कैपिटलाइज हो जाएगा सिम्टम्स तो तब दिखेंगे, लेकिन हुए क्यों हैं वो वजह भी तो पता होनी चाहिए। अब कॉजेज़ क्या हैं? सबसे पहला कॉज है अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस कैपिटल। कभी कभी किसी केसेस में क्या होता है कि जो ओनर होता है, मान लो किसी कंपनी का, उसके पास ना कह सकते हैं पुश्तैनी पैसा बहुत होता है, पीढ़ियों का पैसा बहुत होता है। तो वहाँ पे ना देयर इज़ ऑलवेज अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस कैपिटल। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक बिजनेस ओनर का लड़का है, उसे अपना कैफ़े स्टार्ट करने का बिजनेस करना है, उसने सोच रखा है ऐसा। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है उसके पास अच्छा खासा पैसा होगा क्योंकि उसके बाप खुद ही बिजनेस ओनर है। तो वो इंटीरियर में, स्टाफ में और फर्नीचर्स में बट ऑब्वियसली इतना खर्चा करेगा कि वो वाकई देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अच्छी खासी एसी लगी रहेंगी, जनरेटर्स लगे रहेंगे, सब कुछ लगा रहेगा। बट क्या आपको लगता है कि अगर उसके पास इतना पैसा नहीं होता तो वो इतना सब में खर्च करता? ऑब्वियस सी बात है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी में ज़्यादा ध्यान देता और जैसे तैसे करके छोटे से शुरुआत करता। ठीक है, लेकिन उसके पास एक्सेस में फंड थे तो उसने एक्सेस में खर्च भी कर दिया, इंटीरियर्स में इन्वेस्ट भी कर डाला। अब लेकिन बेचेगा तो वो कॉफ़ी ही ना, स्टारबक्स के बराबर के रेट की तो नहीं बेचेगा ना, क्योंकि उसका नया नया स्टार्ट हुआ है। तो भले ही आपने इंटीरियर अच्छा कर दिया, एक स्टेटस बना दिया, स्टेटस सेट कर दिया, बट कस्टमर एक्विजिशन में भी तो कुछ तो पैसा लगेगा। आपके पास एक्स्ट्रा फंड था तो आपने एक्स्ट्रा खर्चे कर दिए, आपने सोचा ही नहीं कि अगर कम पड़ेगा तो क्या होगा, क्योंकि आपके पास फंड की कमी है नहीं। तो एक ये भी रीज़न है कि हम ओवर कैपिटलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, परचेज ऑफ असेट्स एट हायर प्राइसेस, बट ऑब्वियसली आप जब टाइल्स लगवाओगे तो वो जैगवार के लगवा दो। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, हे भगवान। ओके, बट ऑब्वियसली आप जब फर्नीचर्स लगवाओगे तो वो इतने लग्जरी इटालियन फर्नीचर्स लगवाओगे, मे बी मार्बल लगवाओगे तो वो भी बहुत लग्जरी लगवाओगे। हो सकता है कि आप हर चीज़ ब्रांडेड यूज़ करो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत एक्सेस में कैपिटल है। तो आप ऑब्वियसली जो असेट्स नॉर्मली मिल सकते हैं आप उन्हें भी एक हायर प्राइस पे खरीद रहे हो। ठीक है,
हायर प्रमोशनल एक्सपेंसेस, बट ऑब्वियसली कस्टमर एक्विजिशन के लिए हायर एक्सपेंसेस करने ही पड़ेंगे आपको। बोरोइंग्स करोगे हायर रेट पे, लेट लिखा है बट वो रेट है, वो मैं भी करेक्ट कर लूँगी, ठीक है। हायर रेट पे बोरोइंग करोगे बिकॉज यू नो कि आपके पास बैकअप तो है, अपने पापा का बिजनेस अच्छा खासा चल ही रहा है आपका, ठीक है। बूम फेज में असर खरीदना, देखो आपके पास ऑलरेडी पैसा है तो बूम चल रहा हो या डिप्रेशन चल रहा हो, कोई भी फेज मार्केट में चल रहा हो, महंगाई हो या सस्ता हो गया हो, कुछ भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप खरीद लो, ठीक है। तो उस वजह से भी ओवर कैपिटलाइज हो जाती हैं, हाई टैक्सेशन रेट एंड एवरीथिंग। भाई आप इतना बड़ा स्टेटस का सिंबल बना लोगे अपने कैफ़े को, इतना अच्छा इंटीरियर, ऐसी चीज़ें, इतने एसी, इतने जनरेटर्स, एवरीथिंग, तो ऑब्वियसली बात है टैक्सेशन रेट भी उसी अकॉर्डिंग लगेगा आपके ऊपर, है ना। तो ये कुछ वजह है जिनकी वजह से ओवर कैपिटलाइजेशन होती है, ठीक है। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है? अब देखो कंपनी पे जो इफेक्ट होता है ना वो होता है लॉस ऑफ गुडविल, ठीक है। दैट इज़ कम्प्लीटली अ लॉस ऑफ गुडविल, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स ये चीज़ देखेंगे कि आपके पास कस्टमर्स उतने नहीं हैं, आपका जो सेल है वो उतना नहीं है, पर आपके पास जो कस्टमर्स इतने नहीं हैं, सेल्स हैं उतने नहीं हैं, पर आपका जो इंटीरियर है, जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, जो आपने लगा रखा है पैसा, वो बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है ना आपकी गुडविल अच्छी तो बनेगी नहीं उनकी नज़र में, क्योंकि उनकी नज़र में आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बनोगे, उनकी नज़र में आप बस एक इमैच्योर चाइल्डिश एक्शंस लेने वाले एक पर्सन बनोगे जिसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, ठीक है। तो वो आप में इन्वेस्ट करना इतना सही नहीं समझेंगे, ठीक है। क्रेडिट वर्दिनेस कम होगी आपकी, बाकी फर्दर कैपिटल लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि जब कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा आपके साथ, कोई पार्टनर आना ही नहीं चाहेगा, स्टॉक में जुड़ना नहीं चाहेगा, तो फिर कैसे आपको कैपिटल मिलेगा, ठीक है। एफिशिएंसी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कंटिन्यूअस रिजेक्शंस, ठीक है। शेयर होल्डर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है, अगर आप ओवर कैपिटलाइज्ड हो तो आप उनको उतना रिटर्न दे नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो आपके कैपिटल वगैरह को कैलकुलेट करके पैसा लगाएंगे, लेकिन आप तो ओवर कैपिटलाइज्ड हो ना, आप उतना यील्ड तो कर ही नहीं पा रहे हो, तो आप उनको पैसे भी नहीं दे पाओगे, तो ऑब्वियसली बात है उन्हें भी लोअर शेयर वैल्यू मिलेगी और उनका डिविडेंड भी कम ही पे होगा। सोसाइटी पे क्या लॉस टू कस्टमर्स? अब लॉस टू कस्टमर्स देखो क्या होता है ना कि जब आप ओवर कैपिटलाइज्ड होते हैं तो आप कस्टमर अक्वायर नहीं कर पाते इतनी आसानी से, ठीक। लॉस टू वर्कर्स, बट ऑब्वियसली आप ओवर कैपिटलाइज्ड हैं, कस्टमर अक्वायर हो नहीं रहे, सेल निकल नहीं रही है, बस खाली आपने इंटीरियर बना रखा है, तो ऑब्वियसली आपके जो वर्कर्स होंगे उनका मोरल हाई होगा ही नहीं, ठीक है। या तो आप अंडर यूटिलाइज करेंगे रिसोर्स का, तो मिस यूटिलाइज करेंगे, या तो आपके स्टाफ ही कॉफ़ी बना बना के पियेंगे, या तो आप या तो आपके स्टाफ्स बनाएंगे ही नहीं कॉफ़ी, क्योंकि कस्टमर्स ही कम है, ठीक है। गैम्बलिंग इन शेयर्स, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, अगर सब कुछ गड़बड़ है तो, और थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो पूरा गड़बड़ होने में बहुत देर नहीं लगती है। नेक्स्ट, रेमेडीज़ क्या है, आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो? तो देखो ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि जो एक्सेसिव एक्सपेंडिचर्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए बहुत एफिशिएंटली मैनेजमेंट की जाए। एक्स्ट्रा एसीज लगे, निकलवा दिए जाए, जनरेटर्स लगे हैं, निकलवा दिए जाएँ, यूज़ समथिंग मच मोर क्रिएटिव, मच मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। आपकी जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं आप उनको ऑर्गेनिक में टर्न कर लें, ठीक है। बड़े बड़े पैम्पलेट्स, बिलबोर्ड्स लगाने की बजाय आप ऑनलाइन मार्केटिंग पर जाएं, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। रिडेम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देखो प्रेफरेंस शेयर ना हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिटर्न मांगते हैं। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स घटा देंगे, रिडीम कर देंगे, जो आपके एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग्स है उनके थ्रू पे आउट करके ख़त्म कर देंगे, तो चांसेस हैं कि आप दोबारा से न्यूट्रली कैपिटलाइज्ड हो सकते हैं, ठीक है। फंडेड डेप्ट सेम चीज़ है, डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट भी बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, आप उनको भी रीपे कर सकते हैं अपनी रिटेन अर्निंग से और दोबारा से कैपिटल को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो लोग शार्क टैंक देखते होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि शेयर्स को रीऑर्गेनाइज कैसे किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अंडर कैपिटलाइजेशन। देखो ये एग्जैक्ट, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ये एग्जैक्ट ऑपोजिट सिचुएशन है ओवर कैपिटलाइजेशन के, लेकिन ओवर कैपिटलाइजेशन एक नेगेटिव पॉइंट है, अंडर कैपिटलाइजेशन एक पॉजिटिव पॉइंट है। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पे मान लो 1 लाख पे जो रिटर्न हमें मिलना था 10% मार्केट के अकॉर्डिंग 10,000 रुपये, हम वो रिटर्न 90,000 लगा कर ही दे पा रहे हैं, मतलब 90,000 हमारे लगे हैं फिर भी हम 10,000 रुपये हर साल रिटर्न दे पा रहे हैं। विच मीन्स वॉट, कि हम मार्केट की एक्सपेक्टेशन से, जो करंट रेट मार्केट में चल रहा है उससे ज़्यादा कमा पा रहे हैं और लोगों को रिटर्न दे पा रहे हैं, तो हम अंडर कैपिटलाइज्ड हैं, लेकिन ये हमारी कंपनी के लिए हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अंडर कैपिटलाइजेशन इज ऑलवेज केप्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर अ कंपनीज इमेज, ठीक है, इसको ध्यान रखना। सिचुएशन ऑपोजिट है और सिचुएशन यहाँ पे पॉजिटिव भी है। अब
अंडर कैपिटलाइजेशन के सिस्टम्स वो सिम्टम्स क्या होते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि 90,000 लगा के भी हम 1 लाख वाला रिटर्न दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, सडन राइज इन अर्निंग्स। ऑब्वियसली बात है, जो हमारे शेयर होल्डर्स होंगे उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा क्योंकि हमारा प्रॉफिट एक्स्ट्रा है। पेसिमिस्टिक फोरकास्ट, जब हमारा प्रॉफिट एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब है कि हम सालों साल तक आगे बढ़ेंगे, तो हमारा जो फोरकास्टिंग होगा कंपनी के सेल्स का, प्रमोशन का और ग्रोथ का, वो हमेशा पॉजिटिव कर्व में होगा। ठीक है, लो कॉस्टिंग होगी क्योंकि तब हमारे पास हमारा रिटर्न ज़्यादा है, तो कंपैरेटिवली अगर हम 8,000 की बजाय 18,000 कमा रहे हैं तो हम उसमें से 8,000 खर्च कर देंगे, तो क्या हमें वो चीज़ कहीं पे भी बुरी लगेगी या कहीं पे भी वो चीज़ तकलीफ देगी? बिल्कुल नहीं देगी ना। तो जैसे सेकेंड, कॉस्टिंग ऑब्वियसली बात है लो रहेगी। अब जब हम बात करेंगे कि क्या वजह है जो हम अंडर कैपिटलाइज्ड रहते हैं, मतलब हम इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर कैसे आते हैं, सबसे पहला ये कि हम कैपिटल की रिक्वायरमेंट, मान लो 1 लाख लगनी थी, पर जब हमने बजट बनाया तो हमने 80-85 का ही बना लिया, तो 90 खर्च कर दिया, चलो ठीक है। तो हमने शुरू में एस्टीमेट ही कम किया कि हमारी रिक्वायरमेंट ही कम है, ठीक है, हमने कम में काम चला लिया। यूजुअली क्या होता है ना कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस ज़्यादा मैटर करती है, तो किसी किसी केस में ऐसा होता है कि हम रिक्वायरमेंट कम एस्टीमेट ही करते हैं, ठीक है। और ऐसा होता है कि हम जो, जैसे मान लो कि फ्यूचर की जो अर्निंग्स हैं, हम उनका, जैसे मान लो पॉसिबिलिटी है कि हम 20,000 हर साल कमा सकते हैं इन अपकमिंग 3 ईयर्स, पर हम एस्टिमेट करते हैं कि हम 15,000 कमा सकते हैं, क्योंकि हमें तो एस्टिमेशन ही करना, तो हम कम रख रहे हैं उस चीज़ को। हमने 15,000 एस्टिमेशन किया, उस हिसाब से बजट बनाया, सब कुछ सेट किया, सब सारे काम किए, सेल्स वगैरह सब कुछ करी, पर हम कमाने लगे 20,000, तो वो जो 5,000 हैं वो एक्स्ट्रा अर्निंग्स है जो हम एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से हम अंडर कैपिटलाइज्ड हैं। पर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, याद रखना ये चीज़, ठीक है। अंडर कैपिटलाइजेशन एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक। नैरो डिविडेंड पॉलिसीज़, अब देखो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है ना, पैसा जो प्रॉफिट होता है उसको बचाने के लिए डिविडेंड पॉलिसीज़ बहुत नैरो रखती हैं। बहुत सारी कंपनी करती है ताकि कंजर्वेटिव पॉलिसी, ताकि जैसे डिविडेंड में क्या होता है ना कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगते हैं वो लोग, बट जैसे मान लो कोई क्लॉज बना दिया कि इतना परसेंट ही देंगे, या फिर अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो उसमें आपकी कोई शेयरिंग नहीं होगी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इस टाइप का कुछ क्लॉज बना के उसके बाद डिविडेंड शेयर बेचे, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ायर ऑफ कंट्रोल, जब अंडर कैपिटलाइजेशन होता है तो देखो एक रीज़न ये भी है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा फंड बोरो ही ना करें। अब जब यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन रहेगा कि हमें फ़ंड बोरो नहीं करने, जो है उसी में से खर्च करना है, तो वहाँ पे इंसान ऑब्वियसली बहुत इफेक्टिवली काम करेगा कि जो हमारे पास है उसी में से खर्च करना है और हम ले नहीं सकते, तो वो कितना भी करेगा तो स्ट्रैटेजी बनाएगा। लेकिन जब हमारे पास फ्रीडम है कि हम और बोरो कर सकते हैं, तो स्ट्रैटेजी बनाने से इंसान कतराएगा और बोरो कर लेगा, ठीक है। तो डिज़ायर फॉर कंट्रोल कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, क्योंकि जितना पैसा एक शेयर होल्डर्स के पास है, इक्विटी वाले वो उतना ही लगाएंगे, उतने में ही खर्च करेंगे सब कुछ, तो जितना है उतने में ही करने की स्ट्रैटेजी भी वो लोग बहुत आसानी से बना लेते हैं, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंस या फिर इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं कि क्या इफ़ेक्ट होते हैं। देखो जब कोई कंपनी इतने प्रॉफिट पर है, वो भी अंडर कैपिटलाइज होके, तो भाई उस कंपनी की गुडविल तो नेक्स्ट लेवल की होती है ना। जब गुडविल नेक्स्ट लेवल के, तो कितने लोग उसका शेयर खरीदना चाहेंगे, आप खुद सोचो। अभी आपसे कोई कह दे कि आप अंबानी की कंपनी का या अडानी की कंपनी का या टाटा के ग्रुप्स का शेयर खरीदना चाहोगे, आप कभी मना करोगे उन्हें? आप खुद बताओ, आप कभी मना करोगे उन्हें कि नहीं भाई मुझे ये शेयर नहीं खरीदना है? तो ऐसे सिचुएशन में मैनिपुलेशन ऑफ शेयर्स बहुत होता है, ठीक है। मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर की मैनिपुलेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, अब जब कोई देखता है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, बहुत प्रॉफिट है, तो नए नए स्टार्टअप्स उस इंडस्ट्री में खुलने चालू हो जाते हैं। वो चले ना चले वो सेकेंडरी इशू है, पर हाँ कंपटीशन तो बढ़ जाता है ना। अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर एक कंपनी इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है तो इसका मतलब कि इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब है और ये हमें एक्स्ट्रा प्राइस में बेच रही है। कहीं ना कहीं ये माइंडसेट बन जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, ये माइंडसेट बनाना शुरू कर देते हैं लोगों के दिमाग में। अब इंक्रीज इन गवर्नमेंट कंट्रोल, अगर इतना प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट अपना कंट्रोल बढ़ाएगी, ताकि उस इंडस्ट्री में कुछ बिजनेस का मोनोपोली ना सेट हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब तक हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है तब तक ये चीज़ें होनी ही होनी है। कंपटीशन बढ़ेगा, जो मैंने आपको सेम बताई है भी चीज़, कि लोग और स्टार्टअप्स इस इंडस्ट्री में घुसना चाहेंगे। ओवर ट्रेडिंग होगी, अंडर कटिंग होगी, ये सब नॉर्मल बेसिक ग्राउंड रियलिटी के टर्म्स हैं। लाइक मान लो कि कोई माल है, अगर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है जो मिडल मैन होंगे वो अंडर कटिंग पे, लोअर प्राइसेस पे उसे बेचेंगे ही, रिटेलर्स को हर हाल में बेचेंगे, ताकि उनका एक्सपेंशन मार्केट में बढ़ जाए। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ रोटेटिंग अलॉट, आई एम सो सॉरी। एंड
अंडर कैपिटलाइजेशन में इतना प्रॉफिट मिलता है कि लोग उसको बचा के रखने के बजाय दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं ताकि और इंटरेस्ट और रिटर्न मिल जाए उस पर, और उस वजह से वो फिर से ओवर कैपिटलाइज भी हो सकते हैं। तो अंडर कैपिटलाइजेशन ओवर कैपिटलाइजेशन होने की एक वजह भी है। अब रेमेडीज़ क्या है कि सुधरेगा कैसे ये? जब सुधारने की बात करते हैं ना, तो हम जो शेयर्स हैं उनका फ्रेश इशू कर सकते हैं, उनको री इशू कर सकते हैं, ठीक है। बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं, और जो शेयर्स की पार वैल्यू से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब जब हम पार वैल्यू बढ़ा देते हैं ना शेयर्स की, तो पर शेयर की अर्निंग कम हो जाती है, ठीक है। अर्निंग कम हो जाएगी तो बट ऑब्वियसली शेयर्स का मैनिपुलेशन और शेयर्स की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अर्निंग्स कम हो जाएंगी और वो मार्केट में वो बात फैल जाएगी कि पर शेयर की अर्निंग कम है, ठीक है। तो लोग मैल प्रैक्टिसेस से बच जाएंगे। स्टॉक स्प्लिट कर सकते हैं। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है ना कि देखो, मान लो कि हमारी कंपनी में 10 स्टॉक्स हैं, 10 शेयर्स हैं, मान लेते हैं 10 हैं या 100 हैं। हम स्प्लिट कर रहे हैं कि हम हर सेकंड शेयर में एक स्प्लिटिंग कर रहे हैं, कि मतलब हर 2 को 3 कर दे रहे हैं, हर 2 शेयर को 3 कर दे रहे हैं स्प्लिट करके। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास हो जाएंगे मैक्सिमम अराउंड 133 के आसपास शेयर्स हो जाएंगे। और जब हम ऑब्वियसली बात है, अगर अमाउंट शेयर्स का नंबर बढ़ा दे रहे हैं तो अर्निंग पर शेयर भी अपने आप कम हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू हम अंडर कैपिटलाइजेशन को क्योर कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ अच्छी है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत हद तक वो चीज़ बढ़ जाती है तो बिजनेस में वो चीज़ अच्छी नहीं होती, आप चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं अंडर कैपिटलाइजेशन को ठीक करने के लिए। अब देखो, इसमें एक टॉपिक और है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कॉन्सेप्ट। तो इसमें न्यूमेरिकल भी हैं 4 तरीके के, लाइक कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल और बोरोड वाला, ठीक है। वो मैं नहीं करा रही हूँ बिकॉज दैट इज़ लिटरली नॉट माई कप ऑफ टी। मैं खुद पर हंसूंगी और तुम लोग मुझ पर हंस दोगे, ऐसा न्यूमेरिकल है मेरा। तो तुम लोग खुद ही इमेजिन कर लो। तो बेहतर है तुम लोग मेरे साथ थ्योरी पढ़ो। न्यूमेरिकल पढ़ना हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। अगर मुझे मेरे दिमाग में होंगे कुछ अच्छे लिंक्स अच्छे टीचर्स के जो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट पढ़ा रहे होंगे, कट टू द पॉइंट, तो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी, ठीक है। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों चीज़ें आप कुछ भी बोलो, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है ना, वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है जो एक कंपनी बना रही होती है अपने लगाए हुए कैपिटल पर, अपने लगाए हुए पैसे पर। या तो वो पैसे से अपने इक्विटी शेयर उसके की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होती है, या तो वहीं पर रुकी होती है। कुल मिला के अगर उसने 1 लाख रुपए लगाया है, तो या तो वो उतना रिटर्न बना रही है जितने में उसके जो शेयर्स की वैल्यू है, अगर वो 10,000 रुपये पर शेयर है तो वो 10,000 है, या तो 11,000 हो रही है, कम नहीं हो रही है। तो दिस इज़ नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भाई कितना रिटर्न हमें चाहिए कि हमारे जो शेयर्स की वैल्यू है या तो वो बढ़े या तो बराबर रहे, कम ना हो, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक। अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स वाले ऑब्जेक्टिव पे डील करता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया, पहले भी समझाया, बट हर जगह समझाया। जब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इन कंपनी की गुडविल अच्छा होना, अच्छा प्रोडक्शन होना, बेटर सेल्स होना, अच्छे प्रॉफिट होना, और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलना। तो ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट है ना, ये इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे कि आप इसको एक बार पढ़ भी लेना, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, ठीक है, इन नोट्स का, तो प्लीज़ इनको पढ़ लेना एक बार। जब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो देखो कहीं भी चले जाओ, मैंने आपको वो जब वीडियो एक्सप्लेन किया था कुछ 8 प्रिंसिपल्स का, जब मैं वीडियो एक्सप्लेन कर रही थी ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रिंसिपल था। अपॉर्चुनिटी देखो, हमारे पास ऐसा नहीं होता कि एक ही अपॉर्चुनिटी है, उससे हम अपॉर्चुनिटी नहीं कहते, वो तो हमें करना ही होता है, वो मजबूरी कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, उनमें से हम कोई एक चुन रहे हैं, तो दूसरा ना चुनने पे हमें जो घाटा हुआ है, हम उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब उस अपॉर्चुनिटी को खो देने पे हमारा जो पैसा चला गया या जो घाटा हो गया, उसे बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सेम चीज़ यहाँ पे, हम किसी एक इन्वेस्टमेंट में, किसी एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं दूसरे की बजाय, तो जिस प्रोजेक्ट को हमने छोड़ दिया है, उस प्रोजेक्ट का हमारा जो पैसा गया, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ फॉर स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बट ऑब्वियसली आप दोनों में से कोई एक ही चुन सकते हो, एक समय पे दोनों नहीं चुन सकते हो, ठीक है। अगर आप ए चुनोगे तो बी का पैसा जाएगा, बी चुनोगे तो ए का पैसा जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लगनी है, हर हाल में लगनी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। अब इन्वेस्टर्स के लिए क्या होता है ना, ये कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी होता है? जैसे मान लो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, 2 प्रोजेक्ट हैं उनके सामने, ठीक है।
जब अगर वो लोग ऑप्शन ए को चुन रहे हैं तो ऑप्शन बी की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हम मान लेते हैं कि वो 1 लाख रुपए है, लेकिन अगर वो दिस गर्ल इज लिटरली, आई मीन प्रेरणा प्लीज, ओके, जैसे मान लो कि हम, अब इसको पक्का रिग्रेट होगा कि ये मेरे वीडियो के बीच में आ गई, कोई बात नहीं, शी हैज़ अ हैबिट ऑफ इट। अब जैसे मान लो कि अगर हम फिर से रिपीट करते हैं, 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है। अगर ऑप्शन ए को वो चुन रहा है इन्वेस्टर, तो ऑप्शन बी को ना चुनने के लिए उसे 1 लाख का नुकसान हो रहा है। बट अगर वो ऑप्शन बी को चुन रहा है तो ऑप्शन ए को ना चुनने के लिए उसे 1.5 लाख का नुकसान हो रहा है। तो व्हाट ही चूज्ड ऑप्शन ए, ताकि उसको 1.5 का नहीं 1 ही का नुकसान हो, ठीक है, 50 और का नुकसान ना हो जाए, 50 का फायदा तो हो जाए उसको कम से कम। दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ने के लिए आपको जो कीमत चुकानी पड़ती है उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गॉट इट। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो पहली बात तो ये कि जो कैपिटल की कॉस्ट है, मतलब जो रिटर्न आपको देना है, कैपिटल जो लगाया है आपके इन्वेस्टर्स ने, उसको ज़रूरी नहीं है कि वो कैश में ही मांगे। हो सकता है कुछ लोग आपसे आपके शेयर्स मांग लें, हो सकता है कुछ लोग आपसे आपके प्रॉफिट में हिस्सा मांग लें, हो सकता है कुछ लोग आपसे कोई कैपिटल कोई प्लांट मांग लें, या कोई मशीन या कोई लैंड मांग लें, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय योर इन्वेस्टर्स, वो कैश में ही करना हो, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिकेट्स व्हाट? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, की या तो इक्विटी शेयर की वैल्यू के बराबर हो या तो उससे ज़्यादा हो, कम ना हो। तो मिनिमम क्या होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। तो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न को हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट इंडिकेट्स व्हाट? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। कीप दिस इन माइंड। अब इट कंसीडर्स द रिस्क फैक्टर, बट ऑब्वियसली भाई देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिस्क फैक्टर को कंसीडर नहीं करेगा तो कौन करेगा फिर? रिटर्न जितना देना है, कितना रिटर्न मिलेगा, कितना देना है, वो रिस्क फैक्टर तो होगा ही होगा ना। अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो हम रिटर्न दे पाएंगे, इन केस नहीं हुआ तो कितना रिस्क है, कितना लॉस होने का रिस्क है, ठीक है। जब कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करेंगे तो आई थिंक ये कॉस्ट मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ, बट अगर है आपके चैप्टर में तो मैं फिर से पढ़ा दे रही हूँ। फ्यूचर कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखो फ्यूचर कॉस्ट कम्प्लीटली प्रिडिक्शन बेस्ड होती है, एस्टिमेटेड होती है कि आगे चल के इतनी कॉस्ट लग सकती है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑलरेडी वो कॉस्ट होती है जो हमारी लग चुकी है कभी ना कभी पास्ट में, तो हम उसको एज अ गाइडिंग टूल यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक कॉस्ट और कॉम्पोजिट कॉस्ट की बात करेंगे तो देखो, स्पेसिफिक कॉस्ट में क्या है ना, जैसे मान लो कि हमने बैंक से इतना लोन बोरो किया, ठीक है, हमने डिबेंचर इतना इशू किया तो हमें इतना पैसा मिला, हमने पब्लिक डिपॉजिट इतना किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्पेसिफिकली हम किसी एक सोर्स से जो कैपिटल उठाए हैं उसे हम स्पेसिफिक कॉस्ट बोलेंगे, जो उस पर हमें जो इंटरेस्ट देना है उसे हम स्पेसिफिक कॉस्ट बोलेंगे। और जब हम सारे सोर्सेज को, चाहे बैंक से लिया हो, चाहे पब्लिक डिपॉजिट हो, चाहे डिबेंचर हो, प्रेफरेंस हो, कुछ भी हो, सारे सोर्सेज को एक साथ मिला लेंगे तो उस पूरे को क्या बोलेंगे? ओवरऑल या फिर कॉम्पोजिट कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज आपको पता है जितने भी आपके सोर्सेज से आपने कैपिटल लिया है और जो इंटरेस्ट आप उसमें दे रहे हैं उसका एवरेज होगा आपकी एवरेज कॉस्ट। और जैसे मान लो आपने बैंक से लिया है, डिबेंचर इशू किया है, बॉन्ड इशू किया है, मान लेते हैं। अब आप प्रेफरेंस भी इशू करना चाह रहे हो, प्रेफरेंस शेयर भी इशू करना चाह रहे हो, तो अब आपने जो एक्स्ट्रा एक इंक्रीमेंट किया है यहाँ पे शेयर का, प्रेफरेंस शेयर इशूएंस का, उसके बाद उसके वजह से आपकी जो कॉस्ट लगी उसे क्या बोलेंगे? मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ध्यान से पढ़ ज़रूर लेना एक बार ये ब्लॉग, ठीक। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट वर्सेस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जब हम इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करेंगे तो जो भी इंस्टेंट कैश पेमेंट्स हमारी होती हैं वो जो भी इंस्टेंट नॉन कैश पेमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट का लॉस हो गया। मान लो कि हमने तो लगाया था कि अगले साल हम, जो इस साल 6% चल रहा है, अगले साल 7% हो जाएगा, पर वो अगले साल 6.5 ही हुआ, तो 0.5% का इंटरेस्ट रेट का लॉस हो गया हमारा। अब जैसे मान लो जो कंपनी का ओनर है उसको अपनी सैलरी भी निकालनी चाहिए थी हर महीने, पर वो निकाल ही नहीं रहा है, वो सब कुछ बिजनेस में लगा दे रहा है, तो वो सैलरी का भी उसका लॉस हो गया। तो ये सब हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एकदम इंस्टेंट कैश पेमेंट, जैसे हम कह दें वेजेस हो गई, सैलरी हो गई, रेंट हो गई, ये हमें देना ही देना है, करना ही करना है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई ये जेब से खर्चा जाना ही जाना है, ठीक है। तो ये वो खर्चे हैं जो होने ही होने। और इम्प्लिसिट वाले में क्या था कि ये वो खर्चे थे ना, या फिर ये वो घाटे थे जो हमें फ़ायदे में हो सकते थे पर हुए नहीं, ठीक है। जैसे सैलरी ओनर ले सकता था पर उसने लिया नहीं।
नहीं लिया तो कोई ऐसा बहुत बड़ा घाटा नहीं हो गया, पर वो ले सकता था तो उस हिसाब से उसको घाटा हो गया। ठीक है, तो सेम चीज़ है, एक्सप्लिसिट को हम इकोनॉमिक या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। एग्जैक्टली भाई, वो ओनर जो है वो अपनी सैलरी हर महीने प्रॉफिट से ले सकता था, पर उस बंदे ने नहीं लिया, दोबारा वो चीज़ लगा दी, तो पैसा तो उसका ही है, बिजनेस भी उसका ही है, चाहे वो ले सैलरी, चाहे वो प्रॉफिट में चाहे वो प्रॉफिट को दोबारा से लगा दे कंपनी में, है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उसने क्या चूज़ किया, ऑप्शन बी चूज़ किया कि मैं अपना जो सैलरी है वो दोबारा से कंपनी में प्रॉफिट के नाम पर लगा दूंगा, लूँगा नहीं। अगर वो ले लेता तो उसको कंपनी में कैपिटल का लॉस होता, उसने नहीं लिया तो उसको सैलरी का लॉस हुआ। तो कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी तो उसे खोनी ही थी। ठीक है, अब समझे आप किसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इकोनॉमिक कॉस्ट क्यों कहते हैं। ठीक, अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। तो देखो, कुछ जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, बूम हो गया, डिप्रेशन हो गया, नॉर्मल जो डिमांड सप्लाई को जज करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं, ये कंपनी के हाथ में नहीं होता इनका कंट्रोल। ठीक है, कंप्लीटली ओवरऑल मार्केट पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, क्या रेट, क्या इकोनॉमी का रेट है, क्या जीडीपी चल रही है किसी कंट्री की, क्या ग्रोथ रेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मार्केट की कंडीशंस, बट ऑब्वियसली देखो, रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में कितना चल रहा है, रिस्क फैक्टर कितना है, मतलब बूम का पीरियड चल रहा है या फिर डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है, इन्वेस्टमेंट सही है कि नहीं, मार्केट में हालत ख़राब है कि अच्छी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब कंपनीज ऑपरेशंस एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। देखो, कंपनी का ऑपरेशंस डिसीजन कैसा है, फाइनेंशियल डिसीजन कैसा है, कंपनी कितने साउंड डिसीजन लेती है, कितना सोच समझ के फैसले करती है, कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए। क्यों? क्योंकि जो हम रिटर्न देंगे अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, वो कैसे देंगे, जब हमारे डिसीजंस अच्छे होंगे। अच्छे डिसीजंस होंगे तभी तो हमें खुद फ़ायदा होगा। जब खुद फ़ायदा होगा तभी तो हम अपने इन्वेस्टर्स को पैसे दे पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब जो ये डिसीजंस हम लेते हैं उनमें दो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। एक तो बिजनेस का रिस्क, जो कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसके बदले हमें जो रिस्क लग रहा होता है, क्योंकि हम मान लो हमारी कंपनी है वो किसी एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रही है, तो वहाँ पे वो बिज़नेस का रिस्क है, वो स्टार्टअप चले या ना चले, वो बिज़नेस चले या ना चले, है ना। और फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, अब जैसे मान लो कि हमने प्रोडक्ट, जो नया प्रोडक्ट मान लेते हैं कि हम एक कंपनी है ABC, हमने हमारे कंपनी में प्रोडक्ट एक बिकता था X, बढ़िया बिकता था, हमने X का ही दूसरा वर्जन निकाला, प्रोडक्ट Y, उसको लॉन्च किया, अच्छा खासा पैसा लगा मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, लॉन्चिंग में, प्रोडक्शन में, हर जगह। अब यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क है, अगर हमारी सेल उतनी बढ़िया नहीं हुई तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को उतना पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग, अब देखो, जितना ज़्यादा फंड चाहिए होगा, जितना ज़्यादा हमारी फंड की कीमत होगी, ऑब्वियस सी बात है उतना ज़्यादा हमें कैपिटल चाहिए होगा। तो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर जो रिटर्न हमें मिल रहा होता है कैपिटल पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल के। अगर मान लो हमें 1 लाख पे 10,000 रुपये मिलना है, तो 1 करोड़ पे 1 लाख मिल जाएगा ना, है ना। तो जितना अमाउंट बढ़ाओगे उतना रिटर्न बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है उसकी इंपॉर्टेंस है क्या। देखो, पहली इंपॉर्टेंस है कैपिटल बजटिंग के डिसीजन में। ऑब्वियसली भाई, कितना रिटर्न मिलेगा ये हम कैपिटल बजटिंग के डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर हमें रिटर्न बढ़िया मिल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या चाहेंगे कि इक्विटी का शेयर ज़्यादा डिजॉल्व ना करना पड़े, क्योंकि अगर प्रॉफिट बढ़िया हो रहा है तो जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको पैसा बहुत अच्छा मिलेगा, अगर इक्विटी उनके पास ज़्यादा होगी तो। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें रेट ऑफ रिटर्न पता है कि इस प्रोजेक्ट में 10% मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में 10% मिल रहा है और इस प्रोजेक्ट में 12% मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा वाला प्रोजेक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, और भी डिसीजंस लाइक डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन, वर्किंग कैपिटल कितना लगना चाहिए, क्या कैसे, ये सारे ही जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, इन सबको लेने में कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि हम पैसा लगाते ही इसलिए ताकि हमें पैसा वापस मिले, पैसे से पैसा बनाने के लिए ही इंसान बिजनेस करता है। ठीक है, तो अगर जिस पैसे को लगाने से ज़्यादा पैसा बनेगा, हम हमेशा उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। गॉट इट? सिंपल भाषा में ये थी मेरी बात। ठीक, अब प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जब प्रॉब्लम्स की बात करेंगे ना, तो देखो, इन्फ्लुएंस ऑफ द मोड एंड क्वांटम ऑफ फाइनेंसिंग, ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जो मॉडर्न थ्योरिस्ट हैं और जो ट्रेडिशनल थ्योरिस्ट हैं उनके बीच में हमेशा बहस होती है इस टॉपिक को लेकर।
ठीक है। अब देखो ट्रेडिशनल वाले क्या थे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते थे, मॉडर्न वाले करते हैं, तो इस वजह से बहुत बहसें होती हैं। लेकिन यूजुअली क्या है ना कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट नाउअडेज। इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता है, महंगाई हर साल बढ़ती है, आप उसको इग्नोर करके कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, इग्नोर करके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, देखो इक्विटी कैपिटल में क्या कॉस्ट है। अब देखो प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इक्विटी वालों को ज़्यादा पैसा मिलता है, कम होता है तो कम पैसा मिलता है, तो इसकी कैलकुलेशन ज़िंदगी में आज तक नहीं हो पाएगी। तुम ओनर हो तो फ़ायदा होगा और नुकसान भी तुम्हारा होगा, और ज़्यादा फ़ायदा भी तुम्हारा ही होगा, ज़्यादा नुकसान भी तुम्हारा ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पास पावर ऑफ कंट्रोल है। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है और हमेशा रहेगी मेरे हिसाब से। देन computation of cost of retained earnings debentures funds is quite difficult to understand, but obviously देखो जो रिटेन अर्निंग है, जो डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है, वो हमेशा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि जो पैसा तुम्हें मिलना है तुम्हें उसको निकाल के किसी और को देना पड़ जाए तो अच्छा लगता है क्या? ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट we are done with chapter number 4. Chapter number 5 will be uploaded within I guess 2 to 3 hours, and then chapter 6, 7, 8 as well. सो डोंट वरी फॉर दैट। जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड सभी को एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी 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 बेस्ट। थैंक यू सो मच।